कक्षा 5वीं के सभी बच्चों का क्वांटम पब्लिक स्कूल की संस्कृत ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहला पाठ संस्कृत वर्णमाला सीखेंगे। मैं जानती हूँ कि आपके लिए यह सब्जेक्ट्स बिल्कुल नया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। संस्कृत वर्णमाला। बच्चों, किसी भी भाषा को जानने या सीखने से पहले उसकी वर्णमाला को सीखना अत्यंत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं कि वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों का समूह होता है। किसी भी भाषा में जितने भी वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उनके समूह को, उनके व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित अर्थात क्रम वाइज लगे हुए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला की पहली इकाई होती है वर्ण। वर्ण उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। अर्थात वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है वर्णमाला की, कि उसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ वर्ण और अक्षर दोनों एक ही है। वर्ण को अक्षर या अक्षर को वर्ण कह सकते हैं। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? एक स्वतंत्र ध्वनि स्वर होती है। अपने आप में पूर्ण ध्वनि स्वर है। उसका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ए इत्यादि। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अंग्रेजी में जिस प्रकार वोवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल्स को हम स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन। उसी प्रकार संस्कृत में भी स्वर व्यंजन होते हैं। तो हम स्वर को सीखना आरंभ करेंगे। ये 13 स्वर हैं, इनका उच्चारण मैं कर रही हूँ। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इन 13 स्वर को क्रम से लिखने और क्रम से बोलने का अभ्यास आपको भी करना है। अब है व्यंजन। स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि व्यंजन कहलाती है। यानी जिन वर्णों को बोलते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, प, ल, म, स, ह इत्यादि। व्यंजन 33 होते हैं और इन 33 व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का से लेके मा तक के वर्ण आते हैं और इन का से लेके मा तक के वर्णों को 5 वर्गों में रखा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ये हो गए 25 वर्ण।
तो ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये वर्ग है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग, इसके अंतर्गत 5 वर्ण हैं क, ख, ग, घ, न। चवर्ग, इसके अंतर्गत 5 वर्ण हैं च, छ, ज, झ, न्या। टवर्ग, इसके अंतर्गत 5 वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग, इसके अंतर्गत 5 वर्ण हैं त, थ, द, ध, न। पवर्ग, इसके अंतर्गत 5 वर्ण हैं प, फ, ब, भ, म। अब है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं श शलगम वाला, से षटकोण वाला और से स्लेट वाला और ह। तीनों तरह के श और ह ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर व्यंजन जो वर्ण हैं उनकी संख्या हुई 33। 13 स्वर और 33 व्यंजन। तो संस्कृत वर्णमाला में टोटल वर्ण हो गए 46। अब हर एक व्यंजन के नीचे एक हलंत लगाया जाता है, क्योंकि व्यंजन अपूर्ण होते हैं, पूरे नहीं होते। जब उनमें स्वर मिल जाता है, जब वो स्वर से जुड़ जाते हैं तो वो पूर्ण हो जाते हैं। तो स्वरों के मिलने से, स्वरों के मिलने के बाद व्यंजन वर्णों के नीचे जो हलंत लगा रहता है वो हलंत चिन्ह हट जाता है। जैसे क के नीचे हलंत लगा हुआ है और उसमें आ स्वर मिल गया तो वह हलंत हट के बन गया का। मामी ई जुड़ के मिल गया, बन गया मी, इत्यादि। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त जिस प्रकार नाम से ही आभास हो रहा है संयुक्त यानी मिला हुआ, तो संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है जैसे छ, त्रय, गे, श्रय। 6 संयुक्त व्यंजन में का और शा मिले होते हैं और इनसे बनने वाले शब्द हो गए जैसे कक्षा, वृक्ष। इसी प्रकार त्रय में तय और रे 2 वर्ण मिले होते हैं और इनसे बने शब्द हैं जैसे मित्र, पत्र। गे में जय और जय मिले होते हैं, इनसे बने शब्द हैं जैसे ज्ञान, आज्ञा। इसी प्रकार श्रेय में श और रे ये 2 वर्ण मिले होते हैं और इनसे बनने वाले शब्द हो गए जैसे श्री, श्रमिक। अब इसके अलावा और भी संस्कृत वर्णमाला में होते हैं अयोग्यवा। स्वर और व्यंजन इनके अतिरिक्त 2 अयोग्यवा होते हैं, अनुस्वार या अनुनासिक और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार को हम ऊपर बिंदी के रूप में प्रकट करते हैं और अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में, और दूसरा है विसर्ग जो शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। अब है मात्रा ज्ञान। किसी भी व्यंजन में स्वर के मिलने के बाद उसका हलंत लुप्त हो जाता है, अर्थात मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो किसी भी जब व्यंजन में, अभी पहले भी बताया था कि किसी भी जब व्यंजन है उसमें जब हम स्वर जोड़ देते हैं तो व्यंजन के नीचे लगे हुआ जो हलंत चिन्ह है वो हट जाता है और वह स्वर युक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे अब यहाँ क के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी कि क व्यंजन है और व्यंजन के नीचे हलंत ही लगता है। अब उसमें ये 13 स्वर हैं, जो 13 स्वरों को
हर एक के साथ में जोड़ेंगे यानी कि तो एक मात्रा बन जाती है। जैसे का प्लस आ का प्लस आ का प्लस ई की, का प्लस ई की, का प्लस ऊ कू, का प्लस ऊ कू, का प्लस री क्री, का प्लस री क्री, का प्लस री क्री, का प्लस ए के, का प्लस आई कई, का प्लस ओ कऊ को, और का प्लस औ कऊ। तो इस प्रकार ये हो गया मात्रा का ज्ञान। यानी कि अब हम इन सभी 13 स्वरों को किसी भी व्यंजन में जोड़कर इस प्रकार हम इसमें मात्रा लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं इसकी जो अभ्यास कार्य है उसको का रिवाइज करवा रही हूँ। पहला है व्यंजनानां कति संख्या अस्ति। तो व्यंजनों की कति माने कितनी, व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ये है हम 33। तुम और दूसरा संस्कृते वर्णायाम कति स्वरा सन्ति, यानी कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर है। तो स्वर 13 है, तो 33 व्यंजन है और 13 स्वर है। तो व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो 33 और स्वरों की संख्या 13 है। संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा सन्ति, और संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो ये वर्ण हो गए 46। तो किस पर टिक करना है, 46 पर। वर्णस्य कति भेदा सन्ति, वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो टिक करना है 2 पर। तो वर्णस्य कति भेदा सन्ति, तो वर्ण के कितने भेद है, 2। अब रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। वर्णमालायाम स्वरा सन्ति, तो वर्णमाला में स्वर होते हैं तो 13, तो यहाँ 13 भरने हैं। वर्णमालायाम व्यंजनानि भवन्ति, तो वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33, तो 33 व्यंजन भरने हैं। चवर्गस्य वर्ण अस्ति, यानी चवर्ग का वर्ण है। तो चवर्ग का कौन सा वर्ण है, नावर्ण चवर्ग का नहीं है, भावर्ण भी चवर्ग का नहीं है। तो आएगा 6 जो वर्ण हैं वो चवर्ग के अंतर्गत आता है। 6 वर्ण है ऊष्म संयुक्त व्यंजनानि, तो ऊष्म नहीं है। ऊष्म में के अंतर्गत श और ह आते हैं, तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। 6 संयुक्त व्यंजन है, क और श से मिलकर बनता है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। अनुनासिक अस्ति, तो अनुनासिक अयोग्यवाह है। अयोग्यवाह में अयोग्यवाह 2 होते हैं, अनुनासिक और विसर्ग। तो अनुनासिक यहाँ पर अयोग्यवाह है। अब प्रश्न तीसरा है, अधोलिखितानां वाक्यानां शुद्धम व अशुद्धम चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चिन्ह लगाइए। पहला है का हलंतम, हलंत का ज्ञान इस चिन्ह से होता है। तो हलंत का ज्ञान इस चिन्ह से नहीं होता है, ये चिन्ह विसर्ग का है। तो हलंत का ज्ञान इस चिन्ह से होता है, तो इस यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। ते री और रे के संयोग से त्रय बनता है, त्रय ते और रे से बनता है, री नहीं आता, तो इसलिए ये गलत है। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। अब व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, इसलिए ये सही है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं,
व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के ही होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। तो ये सही है, इसको सही। अब है परस्परम मेलनम कुरुत, यानी मिलान करना है। तो य र ल व ये है अंतःस्थ व्यंजन, तो इसे अंतःस्थ व्यंजन से मिलाना है। क वर्ण से लेकर म वर्ण तक आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, तो इसे स्पर्श व्यंजन से मिलाना है। श श है ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसे ऊष्म व्यंजन से मिलाना है। छ त्र और ग ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसे संयुक्त व्यंजन से मिलाना है। तो ये हो गया आपका अभ्यास कार्य, और ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इन्हें आपको याद करना है और इन्हीं का आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। धन्यवाद।